तो आज के एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में गॉस लॉ एक तीर से कई निशाने हम लोग जो है लगाएंगे। क्या है हमारे पास में? हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर। अब दो बातें हो सकती हैं। ये जो हॉलो स्फीयर है या तो ये कंडक्टर होगा यानी मेटल का बना होगा, कंडक्टिंग मटेरियल, और या फिर ये हॉलो स्फीयर किसका हो सकता है? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। इलेक्ट्रोस्टैट्स में दो ही मटेरियल काम के होते हैं भाई, जो मटेरियल चार्ज के साथ में कुछ रेस्पॉन्स कर सके वही हमारे काम के मटेरियल है। तो इंसुलेटर तो काम करते ही नहीं है चार्ज के साथ कुछ भी किसी भी तरीके का, तो हॉलो स्फीयर है। तो या तो ये कंडक्टिंग मटेरियल होगा या फिर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा। तो अगर ये कंडक्टिंग मटेरियल है, सपोज कर लो ये हमने एक स्फीयर लिया, खोखला है ये, और ये कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग स्फीयर है, और आपने ले लिया डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का स्फीयर, ये आपने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का स्फीयर ले लिया, दोनों ही खोखले हैं। तो अगर हम इसको चार्ज देंगे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, सपोज कर लेते हैं कि इसकी रेडियस r है और इसकी रेडियस भी r है, बस केवल इतना अंतर है कि ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का बना हुआ है और ये मेटल का बना हुआ है। तो अगर हम इसको चार्ज देंगे, Q चार्ज दे दिया इसको, या प्लान है इसको चार्ज Q देने का, तो लगाइए अपना कॉमन सेंस और बताइए जो गिवन चार्ज होगा वो कहाँ पर फैलेगा। यानी कि हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं गिवन चार्ज कैपिटल Q किसको दिया जा रहा है? ओवर हॉलो स्फीयर। हमेशा अपने दिमाग में रखो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर मटेरियल का नाम नहीं बताया जा रहा है तो दो ही मटेरियल काम के हैं, या तो मेटल्स होंगे या फिर डाइलेक्ट्रिक्स होंगे। तो अगर हम Q चार्ज किसी हॉलो स्फीयर को देना चाहते हैं तो गिवन चार्ज ओवर हॉलो स्फीयर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर के बाद चार ऑप्शन होंगे, लेकिन हम यहाँ पे चार ऑप्शन नहीं बना रहे, फिल इन द ब्लैंक्स बना रहे हैं। और आपके पास में चॉइस है कि जो चार्ज आप दोगे वो मटेरियल की लेंथ पर जाकर के डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एक ऑप्शन है कि जो चार्ज आप दोगे मटेरियल के वॉल्यूम पर जाकर के डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और एक ऑप्शन है कि जो खोखले गोले पर आप चार्ज दोगे वो मटेरियल एरिया पर जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इन तीन ऑप्शन में से बताइए फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरा जाए? बोलिए बोलिए, नहीं सुनाई पड़ा मुझे। जया बताओ। मटेरियल वॉल्यूम, और कोई? मटेरियल एरिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको वॉल्यूम और मटेरियल वॉल्यूम में डिफरेंस रखना चाहिए। खोखले गोले पर तो मटेरियल वॉल्यूम है ही नहीं, खोखले गोले पर मटेरियल वॉल्यूम है नहीं। जब खोखला गोला बनता है तो मटेरियल केवल कहाँ लगेगा? किनारे किनारे, यानी कि सरफेस पर। जब रिंग बनेगी तो मटेरियल कहाँ लगेगा? किनारे किनारे, यानी लंबाई पर। इसका मतलब ये हो गया कि खोखले गोले के पास तो मटेरियल वॉल्यूम है नहीं, और खोखले गोले के पास मटेरियल लेंथ भी नहीं है। भाई आप बताओ ना, आप में से किसी ने भी आज तक कभी खोखले गोले की लेंथ निकाली है? आप बताओ, किसी ने निकाली हो तो बताओ कि सर निकाली है। तो खोखले गोले के पास में मटेरियल में लेंथ नहीं है, क्योंकि मटेरियल कहाँ फैला हुआ है? एरिया में फैला हुआ है। तो इसका मतलब है कि खोखले गोले के पास में जो मटेरियल क्या है? मटेरियल एरिया है। इसका मतलब ये हो गया कि इस फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर हो जाएगा
मटेरियल एरिया, और इस गलती से आप बचो। आप इससे बचो कि अगर कोई कहता है लेंथ और कोई कहता है मटेरियल लेंथ, मटेरियल लेंथ ये दोनों अलग अलग चीजें। लेंथ कोई डायमेंशन है, लेंथ कोई डायमेंशन है। तुमने कहा कि जो बर्ड है वो इतनी ऊंचाई पर है, ये लेंथ हो गई। भाई आपने कहा कि एक चिड़िया है जो कि 400 मीटर की ऊंचाई पर है, 400 मीटर क्या हो गई? लेंथ। लेकिन उस लेंथ में क्या कोई मटेरियल लगा हुआ है? नहीं। और आपने कहा कि आपके पास में एक रॉड है जो कि 10 मीटर लंबी है, तो उस रॉड में क्या लगा हुआ है? मटेरियल लेंथ। तो लेंथ और मटेरियल लेंथ दो अलग अलग चीजें हैं। जब मटेरियल लेंथ होगी तो लेंथ वाइज मटेरियल पाया जाएगा। इसी तरीके से एरिया और मटेरियल एरिया दो अलग अलग चीजें हैं। एरिया कुछ भी हो सकता है। आपने अभी इमेजिन किया, ये एक हवा में ही एक स्क्वायर इमेजिन कर लिया, तो आपके इस स्क्वायर में एरिया तो है, ज्योमेट्रिकल एरिया है, बट आपने क्या इसको बनाने में कोई मटेरियल इस्तेमाल किया? नहीं। तो आप जब मटेरियल इस्तेमाल करोगे तो वो एरिया मटेरियल एरिया है। अदरवाइज एरिया के तो दो मीनिंग होते हैं, ज्योमेट्री वाइज वाला और मटेरियल वाला। इसी तरीके से वॉल्यूम और मटेरियल वॉल्यूम ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो इसको बहुत अच्छे से आपको याद रखना चाहिए, नहीं तो गलती करोगे, आगे से गलती ना हो। इसलिए वॉल्यूम पर मत ध्यान दो, मटेरियल लगा हुआ है मतलब वॉल्यूम, मटेरियल वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम अवेलेबल है मटेरियल वाइज। और आप सबको ये पता है कि खोखले गोले पर मटेरियल वॉल्यूम है ही नहीं। तो चाहे आपका कंडक्टिंग स्फेयर हो या डाइलेक्ट्रिक स्फेयर हो, इन दोनों को जब आप चार्ज दोगे तो सारा का सारा चार्ज कहां जाके डिस्ट्रीब्यूट होगा? एरिया पर। कहां जाके डिस्ट्रीब्यूट होगा? एरिया पर। तो लीजिए एक सिमिलरिटी आ गई। क्या सिमिलरिटी आ गई? कि चाहे कंडक्टिंग स्फेयर हो खोखला वाला और चाहे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का खोखला स्फेयर हो, दोनों को अगर चार्ज दिया जाए तो कौन सी डेंसिटी काम करती है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहां पर एक पॉइंट हमने पढ़ लिया है, चलो यहीं पर लिखते हैं इसको। एक पॉइंट आपको क्वेश्चन बना करके ये दिया, फिर दूसरा पॉइंट क्वेश्चन बना के आपको दिया कि चार्ज जो था, चार्ज कैपिटल क्यू दिया जा रहा था, किसको दिया जा रहा था? ओवर द हॉलो स्फेयर। खोखले गोले को चार्ज दिया जा रहा था। कॉमन सेंस की बात है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो गोला होगा या तो कंडक्टर का बना होगा या डाइलेक्ट्रिक का बना होगा, क्योंकि यही दो मटेरियल काम के होते हैं। तो चार्ज गिवन ओवर हॉलो स्फेयर, देन देयर विल बी, फिर से हम अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना चाहेंगे तो आपको ऑप्शन देंगे। अब यहां पर आपके पास में ऑप्शन है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो वहां पर जो चार्ज डेंसिटी होगी वो सरफेस वाली होगी। एक ऑप्शन है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और एक ऑप्शन है कि भाई वहां पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी। तो बताइए आप कौन सा ऑप्शन वहां पर फिल करेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि खोखले गोले पर केवल और केवल मटेरियल में एरिया होता है, एंड दैट इज वाई जो चार्ज हम देंगे वो सारा का सारा चार्ज कहाँ पर फैलेगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी पर, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको अगर पता है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से लिखा जाता है और इसकी डेफिनेशन होती है सिग्मा बराबर गिवन चार्ज, जो चार्ज आपने दिया हुआ है वो, अपॉन में क्या लिखा जाएगा? एरिया नहीं, मटेरियल एरिया। तो जब आप इस तरीके से आदत बना लोगे ना मटेरियल एरिया, तो धीरे धीरे वो चीज़ तुम्हारे माइंड में सेट हो जाएगी। एरिया का मतलब अलग हो गया, मटेरियल एरिया मतलब जहां पर एरिया वाइज मटेरियल खर्च हुआ हो। क्लियर ये बात? तो आज हम क्या करने वाले हैं कि चाहे कंडक्टिंग स्फेयर का, कंडक्टिंग वाले मटेरियल का स्फेयर हो और चाहे डाइलेक्ट्रिक का स्फेयर हो, हम इसको चार्ज देंगे और पिछली वाली क्लास की तरीके से बाहर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सरफेस पर कितनी होगी और अंदर कितनी होगी वो निकालेंगे।
एक ही बार में इन दोनों केसेस को हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपने मैचिंग देख ली है। क्या इन दोनों में क्या क्या सिमिलरिटी है? अगर इसके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो इसके पास भी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। इसको अगर चार्ज देंगे तो एरिया में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसको भी अगर चार्ज देंगे तो एरिया में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी जहां मैंने अपनी फिंगर रखी है क्या वहां कोई चार्ज होगा? ना, अंदर तो खाली है, तो वहां पे जब खाली है तो चार्ज तो होना का कोई चांस ही नहीं है। तो ये सिमिलरिटी होने की वजह से इसके जो रिजल्ट हैं वो भी बिल्कुल सेम होंगे। केवल और केवल डिफरेंस इतना रहेगा कि जो रिजल्ट इसके मिलेंगे उसमें स्फीयर कौन सा होगा? कंडक्टिंग, और जो रिजल्ट इसके मिलेंगे उसमें स्फीयर कैसा होगा? डाइलेक्ट्रिक। रिजल्ट दोनों में कैसे मिलेंगे? सेम। नोट कर लीजिए। कैसे नोट करेंगे? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में ये हो गया NOTE, नोट। नोट का पॉइंट हो गया। नोट के पॉइंट में आप दोनों डायग्राम बना लो। जो नोट वाला पॉइंट है उसमें आप दोनों डायग्राम बना लो। फिर ये पॉइंट कम क्वेश्चन है और ये पॉइंट कम क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया फाइंड कैपिटल E। कहाँ कहाँ कैपिटल E चाहिए? आउटसाइड चाहिए। कहाँ चाहिए? सरफेस पर चाहिए। कैपिटल E एट आउटसाइड कॉमा सरफेस कॉमा इनसाइड। किसकी वजह से चाहिए? ड्यू टू चार्ज हॉलो स्फीयर। दिमाग लगाना, हॉलो स्फीयर चाहे वो कंडक्टिंग का बना हुआ हो चाहे वो डाइलेक्ट्रिक का बना हो। एग्जाम में अगर यहां पर आता है हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर तो जो हम आपके सामने आंसर देंगे वही लिख के आना है। एग्जाम में अगर आता है हॉलो डाइलेक्ट्रिक स्फीयर तो भी जो आंसर देंगे वही लिख के आना है। तो चार्ज हॉलो स्फीयर, और आपको इस्तेमाल करना है बाय यूजिंग गॉस लॉ। तो ये क्वेश्चन आपके दो हैं और दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर है। तो ये हमने हॉलो स्फीयर बना लिया। तीसरा पॉइंट हटा दें, हॉलो स्फीयर बना लिया ये। अब अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंडक्टिंग वाला तो आप समझ लेना कि आपका ये हॉलो स्फीयर कंडक्टिंग का है। तो अगर क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं डाइलेक्ट्रिक वाला तो आप समझ लेना कि ये किसका बना हुआ है? डाइलेक्ट्रिक का, हॉलो स्फीयर है। आपने इसको क्यू चार्ज दिया तो उस चार्ज के पास में मजबूरी है, अपनी मर्जी से चुना हुआ चार्ज हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो नेगेटिव भी आप दे सकते हैं, कोई इसका ऐसी बाउंडेशन नहीं है, बट कंसीडर अगर करना है तो पॉजिटिव। तो हमने कैपिटल क्यू चार्ज जो है इस स्फीयर को दे दिया। तो यहां पर कैपिटल क्यू जो है वो गिवन चार्ज है। किसको दिया मैंने? टू हॉलो स्फीयर। देखिए बहुत अटेंशन के साथ हम यहां पर ये स्टेटमेंट लिख रहे हैं। हॉलो स्फीयर अगर कंडक्टर के लिए पूछा गया तो हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, अगर डाइलेक्ट्रिक के लिए पूछा गया तो हॉलो डाइलेक्ट्रिक स्फीयर। और एग्जाम में क्वेश्चन में जो पूछा गया उसको पूछने दो। तुम भी हर जगह हॉलो स्फीयर लिखो तो क्या प्रॉब्लम है? अगर क्वेश्चन में कंडक्टर लिखा गया तो तुम किसके लिए बात कर रहे हो? कंडक्टर के लिए। अगर क्वेश्चन में डाइलेक्ट्रिक है तो तुम किसके लिए बात कर रहे हो? डाइलेक्ट्रिक के लिए। कैपिटल आर यहां पे स्फीयर की रेडियस है, स्फीयर रेडियस, और छोटा वाला आर वही है जो पिछली वाली क्लास में था। छोटा वाला आर है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर। तो ये रहा स्फीयर का सेंटर, और हमें आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये रहा आउटसाइड का पॉइंट, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। E चाहिए। जिस जगह को हमने चुना है वो जगह सेंटर से R दूरी पर है। गॉस लॉ की हेल्प लेनी है। ये क्वेश्चन ने हमसे बाउंडेशन लगा के कह दिया है, और जब हमें गॉस लॉ की हेल्प लेनी होती है तो कैसे स्टेप आगे बढ़ाते हैं? अगर हमें गॉस लॉ लगाना है तो शुरुआत कैसे करें? सबसे पहले जो गिवन चार्ज होता है
उसको सरफेस के अंदर किसी क्लोज बॉडी के अंदर बंद होना चाहिए। अगर वो चार्ज बंद है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम बंद करेंगे। और जब हम बंद करेंगे तो जो सरफेस हम सेलेक्ट करेंगे उस सरफेस का नाम क्या है? गॉसियन सरफेस। तो यहां पर ये चार्ज जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमें यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। हमने पहले आपको बता रखा है कि अगर गोले पर चार्ज है तो इसको बंद करने वाली गॉसियन सरफेस कैसी होती है? स्फेरिकल। तो लीजिए एक हम गॉसियन सरफेस बना रहे हैं। एग्जाम में इस चीज का ध्यान रखना कि गॉसियन सरफेस डॉटेड ही बनाइएगा। तो ये लाल वाले मार्कर से हमने गॉसियन सरफेस बना ली है, क्योंकि हमको ये सिखाया गया है कि अगर चार्ज स्फेयर पर है तो उसको बंद करने वाली गॉसियन सरफेस भी कैसी होगी? स्फेरिकल। दूसरा, जिस जगह पर आपको E निकालना है उस जगह से इसको पास होना चाहिए। हर चीज लिखाना पॉसिबल नहीं है। मैं पिछली वाली क्लास में भी ये बार बार बोल रहा था कि गॉसियन सरफेस को ऑब्जर्वेशन पॉइंट को टच करते हुए जाना चाहिए। तो लीजिए दोनों काम हो गए। हमारी गॉसियन सरफेस स्फेरिकल है, कितने रेडियस की है? स्मॉल r रेडियस की है, और गॉसियन सरफेस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से होकर के पास भी हो रही है। अब तुम चाहते हो कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाए, तो यहां पर आपको कुछ खर्च करना पड़ेगा। उस खर्च का नाम क्या है? टेस्ट चार्ज। यहां पर आपको टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा। तो ये गोले पर जो चार्ज है वो हमने पॉजिटिव काउंट किया है, और टेस्ट चार्ज भी हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो दोनों के बीच में कैसा फोर्स होगा? रिपल्सन वाला। तो ये इसको रिपल करेगा। जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है वही डायरेक्शन ऑफ E भी होती है। और यहाँ पर एक छोटा सा एरिया भी हम गॉसियन सरफेस पे ले लेते हैं। इस छोटे से एरिया का नाम क्या है? dA। एरिया वेक्टर बनाइए। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के साथ में क्या बनाते हैं? 90। और छोटे से एरिया के एरिया वेक्टर को हम dA लिख सकते हैं। अगर आपने छोटा एरिया ds लिखा हुआ है तो एरिया वेक्टर ds ऐसे होगा। अगर आपने छोटे एरिया को dA लिखा हुआ है तो एरिया वेक्टर ऐसे dA होगा। तो ABCD आपको पहले गॉस लॉ की फॉलो करनी पड़ेगी। चार्ज बंद हो चुका है। अब चार्ज बंद हो चुका है तो गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ कहता है लिंक फ्लक्स बराबर व्हाट इज फाई। ये लिंक फ्लक्स है। किससे लिंक फ्लक्स है ये? विद गॉसियन सरफेस। यार ये उससे लिंक है जिसने चार्ज को अपने अंदर बंद कर लिया है। तो यहां पर जिस सरफेस ने चार्ज को अपने अंदर बंद कर लिया है उस सरफेस का नाम है गॉसियन सरफेस। तो जो लिंक फ्लक्स होगा वो गॉसियन सरफेस से ही होगा। और ये इज इक्वल टू होता है 1/ε0 इंटू इनक्लोज चार्ज। कितना चार्ज गोले पर था? कैपिटल Q। तो गॉसियन सरफेस वाले गोले ने अपने अंदर कितना चार्ज बंद किया हुआ है? कैपिटल Q। और फ्लक्स को क्लोज बॉडी के लिए लिख सकते हैं E.dA, बिल्कुल पिछली वाली क्लास के तरीके से। फिर आगे गए मॉड ऑफ E मॉड ऑफ dA cos थीटा इज इक्वल टू Q/ε0। अब मॉड ऑफ E को केवल E लिख सकते हैं। ये मॉड ऑफ E का नाम क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इस वाले E का नाम भी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सिमिलरली मॉड ऑफ dA का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ छोटा एरिया। और केवल ऐसे dA करके लिखो तो भी छोटा एरिया। और थीटा की वैल्यू यहाँ आपको 0 दिखाई दे रही है Q/ε0, क्योंकि दोनों लोगों के बीच में एंगल 0 ही बन रहा है। और फिर आपसे ये भी बताया था कि इंटीग्रेशन किसके लिए है? dA के लिए है। तो इंटीग्रेशन के अंदर उसी को रहने की परमिशन है Q/ε0। अकेले dA का मतलब क्या है? छोटा सा एरिया। इंटीग्रेशन ऑफ dA का मतलब क्या है? पूरा एरिया। और आपकी गॉसियन सरफेस की रेडियस कितनी है? स्मॉल r। तो पूरा एरिया कितना हो जाएगा? 4πr²। और ये हो गया Q/ε0। यहाँ से आप E निकालोगे तो कितना आएगा? 1/4πε0 Q/r²। ये आपने कहाँ निकाला है? आउटसाइड। इशारों में ये बात अगर आपको समझानी है कि हम आउटसाइड में हैं
तो स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। ठीक, अब अगर हम एग्जाम में हैं और पेपर कर रहे हैं तो थोड़ा सा फॉर्मेलिटी से भी बचते हैं। अगर ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट सरफेस पर आ जाए, भाई सपोज कर लो कि आपने टेस्ट चार्ज यहां रखा था, अब किसी ने टेस्ट चार्ज यहां रख दिया, तो अब जो गॉसियन सरफेस होगी वो कमिटमेंट पूरा करेगी। पहला कमिटमेंट है कि गॉसियन सरफेस गोले जैसी होगी, क्योंकि गोले के चार्ज को, स्फेयर वाले चार्ज को बंद करने वाली सरफेस कैसी होती है? गॉसियन। एक ही डायग्राम में दोनों काम कर दे रहे हैं। ये जब हम आउटसाइड थे उस समय का केस है, फ्रेश वे में लिख देते हैं इसको। ये उस वाली सिचुएशन का केस है जब आप आउटसाइड थे, आउटसाइड, और अब आपका टेस्ट चार्ज यहां पर है, सरफेस पर है, तो फिर वही फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी कि चार्ज को पहले बंद करो। तो अब हमारी जो गॉसियन सरफेस होगी, क्या वो गॉसियन सरफेस कैपिटल आर रेडियस की होगी कि नहीं होगी? भाई आपके इस स्फेयर की रेडियस कितनी है? कैपिटल आर। जो गॉसियन सरफेस को छूते हुए जाएगी तो उसकी भी रेडियस कितनी होगी? कैपिटल आर। यानी कि उस सिचुएशन में आपका जहां पे स्मॉल आर है वहां पे क्या आएगा? कैपिटल आर। तो एग्जाम में इस काम को कैसे करना? आउटसाइड तो निकाल दिया, अब पूछा जाए सरफेस पर कितना होगा, तो हेडिंग डाली एट सरफेस, और एट सरफेस लिख करके लिख दिया स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। भाई जैसे ही आप सोचो ना, ये बड़ी वाली गॉसियन सरफेस सिकुड़ करके छोटी हो गई है और आपके इस गोले से जाके चिपक गई है, सरफेस से जाके चिपक गई है। जैसे ये बड़ी वाली गॉसियन सरफेस सिकुड़ करके ये छोटी हो जाएगी तो आपका स्मॉल आर तुरंत कैपिटल आर के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो एग्जाम में यही ट्रिक आप फॉलो कर लेना। एट सरफेस के लिए पूछा जाए स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, और जैसे तुम यहाँ पर स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर लिखोगे तो सरफेस पर ई कितना आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर। इशारों में इस बात को समझाओगे कि स्मॉल आर बराबर क्या हो चुका है? कैपिटल आर। फिर इन साइड पर चलना है भाई। तो अब आप टेस्ट चार्ज लेकर के यहां पहुंच गए, इस जगह पर इन साइड वाला केस, एक ही डायग्राम में सारे के सारे पॉइंट इन साइड में आ गए। अब जब इन साइड में आ गए तो वो कमिटमेंट है कि गॉसियन सरफेस कैसी होती है? स्फेरिकल टाइप, और हमेशा कहां से पास होती है? ऑब्जर्वेशन पॉइंट से। तो देखिए भाई ये गॉसियन सरफेस मैं बना रहा हूं, ये इनसाइड वाली गॉसियन सरफेस। भाई ये हो गया S1 गॉसियन सरफेस नंबर 1 जब आउटसाइड में थे, ये हो गया S2 गॉसियन सरफेस नंबर 2 जब हम सरफेस पर थे, और ये हो गया S3 गॉसियन सरफेस नंबर S3, तो ये इनसाइड हो गया। जब हम इनसाइड के लिए जाएंगे तो इनसाइड वाला केस कहां कर सकते हैं? यहां कर सकते हैं। ये स्पेस इतना है कि काम बन जाएगा। जब हम इनसाइड वाले केस पर चलेंगे तो फिर से हेडिंग डालेंगे इनसाइड। इनसाइड को इशारों में समझाना है तो स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। अब इस गॉसियन सरफेस से लिंक फ्लक्स कितना होगा? तो इस गॉसियन सरफेस से लिंक फ्लक्स होगा फाई ई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन इनटू, अब इनक्लोज चार्ज कितना होगा? 0। ये वो चीज आ गई कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यहां पर है ही नहीं, सारा का सारा चार्ज कहां पर फैला हुआ है? सरफेस पर। तो जब सारा का सारा चार्ज सरफेस पर फैला हुआ है तो यहां पर अंदर चार्ज कितना होगा? 0। एंड दैट इज वाई अगर आपका राइट हैंड साइड 0 होगा तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में होते हुए आप पहुंचते हो यहां पर, देखो सीधे आ जाते हैं भाई। लेफ्ट हैंड साइड को करते करते ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए आता है, तो यहां पे हो जाएगा ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, और ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 0 इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, और ये क्या आएगा? 0, क्योंकि 0 में किसी से भी डिवाइड करो तो क्या बनता है? 0। ठीक, क्योंकि पूरे डिस्कशन में अभी थोड़ी देर पहले ही आउटसाइड वाली गॉसियन सरफेस को हमने S1 नाम दिया हुआ है और सरफेस वाली गॉसियन सरफेस को हमने S2 नाम दिया हुआ है। तो अब हम इस ब्रैकेट में थोड़ा चेंज कर सकते हैं। वो चेंज ये है कि जो आउटसाइड वाला केस था, आउटसाइड वाला केस,
आउटसाइड में जब ई निकाले थे, ई निकाला था, तो ये जो फाई है वो किससे लिंक होगा? ये फाई होगा लिंक विद सरफेस S1। बोलो भाई, चल जाएगा ना? फाई आपका हो जाएगा लिंक विद सरफेस S1 आउटसाइड वाला। और जो तुमने यहां पर जो लिया है वो तो दिख ही रहा है, सरफेस S2 से कनेक्टेड है। और इनसाइड वाले केस में जो ये था फाई, ये किससे लिंक था? सरफेस S3 से। तो लीजिए, एक साथ दो क्वेश्चन के आंसर बोर्ड पर लिखे हुए हैं। अगर एग्जाम में यहां पे हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर लिखता है तो भी यही काम करना है, और अगर वो एग्जाम में हॉलो डाइलेक्ट्रिक लिखता है तो भी यही काम करना। डाइलेक्ट्रिक का दूसरा नाम क्या है? नॉन कंडक्टिंग। हॉलो नॉन कंडक्टिंग लिखता है तो भी यही काम करना है, नोट कर सकते हैं आप। चार्ज जब भी आप दोगे तो केवल और केवल कहां जाके डिस्ट्रीब्यूट होता है? वो हमेशा सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अगर कंडक्टिंग का गोला सॉलिड है, ये रहा सॉलिड, ये कंडक्टिंग का सॉलिड गोला है, बाकी फीचर्स वैसे ही रहेंगे, केवल इतना अंतर आया कि ये कंडक्टिंग का सॉलिड स्फीयर है। तो अब आपने चार्ज दिया, ये कंडक्टिंग का हॉलो है। यहां तो मजबूरी समझ में आ रही है कि हॉलो वाले स्फीयर में अगर हम चार्ज देंगे तो चाह के भी चार्ज जो है कहीं और नहीं जाएगा, केवल कहां जाएगा? सरफेस पर। लेकिन अगर हम सॉलिड वाले स्फीयर में चार्ज देंगे तो आपसे बताया था एक चीज होती है इलेक्ट्रिक प्रेशर, वो इलेक्ट्रिक प्रेशर सारा का सारा चार्ज ढकेल करके कहां ले आएगी? सरफेस पर ही ले आएगी। अब जरा देखो मैचिंग, हॉलो स्फीयर में भी चार्ज कहां मिलता है? सरफेस पर। तो हॉलो स्फीयर के जितने भी फीचर्स थे और सॉलिड के कंडक्टिंग स्फीयर में भी चार्ज कहां मिला? सरफेस पर। तो दोनों के फीचर मैच कर जाएंगे ना। क्या फर्क पड़ता है कि वो सॉलिड है या फिर वो हॉलो है? भाई अगर तुम यहां पर भी इनसाइड में अगर आप गॉसियन सरफेस बनाओगे, ये उसी तरीके जैसे अभी थोड़ी देर पहले किया था, तो भी तो आपको वही मिलेगा कि इनसाइड में मटेरियल तो है यहां पर, लेकिन यहां पर चार्ज नहीं है, तब भी तो ई की वैल्यू इनसाइड क्या आएगी? 0। तो यानी कि कंडक्टिंग में जो फीचर सॉलिड स्फीयर के होंगे वही सेम फीचर किसके होंगे? हॉलो स्फीयर के होंगे। इसका मतलब है कि सॉलिड में भी ये फार्मूला सेम रहेगा। और नॉन कंडक्टिंग में हॉलो के केस में तो अभी तुमने देखा ही एक फार्मूला यही मिला है ना। और सॉलिड के डाइलेक्ट्रिक में पिछली वाली क्लास में फार्मूला यही मिला था। लीजिए, एक फार्मूला आउटसाइड वाला सबके लिए फिट बैठता है। 1 2 3 4 टोटल 12 फार्मूले बनेंगे। सरफेस पर चलते हैं। सरफेस पर क्या मिला? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बाई R स्क्वायर। हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर के सारे फीचर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर से मैच करेंगे क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एक जैसा है। सॉलिड के स्फीयर को जब चार्ज दिया गया तो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, हॉलो के पास तो मजबूरी थी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होने की। तो ऑल द फार्मूलाज रिलेटेड विद दिस वैलिड फॉर दिस आल्सो। अगर आप चाहोगे तो डेरिवेशन करके भी निकाल सकते हो, सेम प्रोसेस में जो तुमने अभी किया वही पूरा प्रोसेस चलेगा, बट आपके डायग्राम में जो स्फीयर है वो कैसा हो जाएगा? सॉलिड हो जाएगा। तो यहां पर भी सेम फार्मूला आएगा, ये सेम फार्मूला। तो 8 फार्मूले हो गए, 4 और 4 8। सॉलिड के नॉन कंडक्टिंग में कल वाली क्लास में, लास्ट वाली क्लास में मिल चुका है। इनसाइड में तो जब कंडक्टिंग का हॉलो है तो इनसाइड वाला ई क्या मिला है? 0। यहां पर भी वही समस्या आएगी, इनसाइड वाला ई क्या मिलेगा? 0। चार्ज ही नहीं होता है वहां पर। और कल वाली क्लास में कि जब हम लोगों ने सॉलिड वाला नॉन कंडक्टिंग लिया था तो इनसाइड वाला ई क्या मिला था? कौन बताएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल r बाई आर क्यू। और हॉलो के केस में तो क्या मिलता है? 0। तो देखिए ये 12 फार्मूले हैं, कम से कम 12 क्वेश्चन तो हो ही गए। अगर हर फार्मूले पर 2-2 क्वेश्चन कर दें तो 24 हो जाएंगे, 3-3 करें तो 36 हो जाएंगे। मैंने आपसे कहा था कि आपको केवल और केवल 4 फार्मूले तैयार करने हैं। एक
आउटसाइड वाला फार्मूला सभी प्रकार के गोलों के लिए सेम है, सरफेस वाला फार्मूला भी सभी प्रकार के गोलों के लिए सेम है। ऑल द टाइप्स ऑफ स्फेयर, सरफेस का फार्मूला सेम है। ऑल द टाइप्स ऑफ स्फेयर, आउटसाइड का फार्मूला भी सेम है। अब चलते हैं इनसाइड। इनसाइड के केस में केवल सॉलिड वाले मटेरियल का, सॉलिड का जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसका केवल फार्मूला अलग है, बाकी सब कुछ सेम है, 0 0 0। ठीक है ना। अब इस फार्मूले में समवन सेज, इस फार्मूले में कैपिटल क्यू क्या है, तो क्या बताओगे? व्हाट इज कैपिटल क्यू? स्फीयर पर चार्ज है ना, बोलो भाई। एंड व्हाट इज कैपिटल आर? स्फीयर रेडियस। एंड व्हाट इज स्मॉल आर? वेल नोन है ना आपके लिए, तो नहीं लिख रहा हूं। ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, नोट कर लो ये।